हाँ जी, एक सेकंड रुकते हैं जरा, अभी कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक सबने ज्वाइन कर लिया है वापस। मैं एक बार बाकी दोबारा से सबको म्यूट कर रहा हूँ। एंड देन आई वाज टॉकिंग टू समबडी, आई थिंक गोमा, राइट? तो आई विल अनम्यूट हर। गोमा, आपसे ही बात कर रहा था मैं। हाँ जी सर। हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? हाँ, इंटरेस्ट वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे। मैं इंटरेस्ट। आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ध्यान से देखना। और ये सारी एडजस्टमेंट्स अभी हम डिटेल में भी करेंगे। आप अगर देखोगे मेरे नोट्स में भी आगे ये सारी एडजस्टमेंट्स दे रखी है, मैं आपको डिटेल में दोबारा कराऊंगा, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, आई थिंक नेहा, हैव यू जॉइंड? नेहा, आई कैन सी हर, ठीक है। ओके, तो आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। तो हिडन एडजस्टमेंट क्या है? 1,80,000 पे 10% इंटरेस्ट पूरे साल का है। हमने 30 सितंबर को किया था इन्वेस्ट। तो इसका मतलब कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया? सितंबर खत्म, 30 सितंबर के बाद आगे से देखना है। अक्टूबर, नवंबर, 6 दिसंबर, महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीने। 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो कितना आ गया भाई? 9,000 रुपीज। 9,000। यस। क्लियर है? तो यानी 9,000। अब ध्यान से सुनना सारे लोग। बाकी मैं बेटा आपको 2 मिनट जरा उस पर डाल रहा हूँ, म्यूट पे डाल रहा हूँ, क्योंकि आपका काफी शोर आ रहा है उधर से, ठीक है? हाँ, तो बाकी सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। 9,000 रुपीज का इंटरेस्ट क्या था? ड्यू। इतना तो मिलना था। तो जरा चेक करते हैं, प्लीज चेक जरूर कर लेना, यहाँ खत्म नहीं हुआ काम। आपको आगे चेक करना है रिसिप्ट साइड पे। देखो जरा, रिसिप्ट साइड पे लिखा है कोई इंटरेस्ट? हाँ जी, लिखा है। सबसे नीचे देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये तो ऑलरेडी मिल चुका है। तो यानी ये सारा का सारा आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो हम अगर माइनस कर देते हैं इसमें से इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 4,500। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि 4,500 तो इसमें से मिल चुका था। 4,500 इज आउटस्टैंडिंग। सो दिस इज योर हिडन एडजस्टमेंट। दिस, अगर क्वेश्चन ने मुझे सीधा सीधा ये दे दिया होता है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 4,500 है, तो मेरे को ये सारी एक्सरसाइज करनी ही नहीं पड़ती। तो मुझे तो ये सारा काम इसीलिए करना पड़ा ताकि ये पता चले कि कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है? ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो अगर अब मैं समझूं कि क्या क्या इफेक्ट कैसे कैसे जाने थे, ये तो वर्किंग मैंने आपको करके दिखा दी। अब सर इफेक्ट समझते हैं जल्दी से, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें, अगर मैं यहाँ बना रहा हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? और मैं सिर्फ अभी आपको ये वाली एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। और इसी तरीके से यहाँ बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या क्या एडजस्टमेंट होती है? सबसे पहले देखो भाई, आपको दिया हुआ था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट, तो वो मेरा यहाँ आ जाता 1,80,000, ठीक है? इसके अलावा आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो क्योंकि वो मेरी इनकम है तो वो मेरी यहाँ पे आ जाती बाय इंटरेस्ट। अब ये याद रखना वो इनर कॉलम में आती है क्योंकि उसके साथ में एक एडजस्टमेंट है 4,500। ध्यान से देखना सारे लोग, जो आइटम आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दी थी उसका मैंने एक ही इफेक्ट लिया है। तो ये दोनों आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट थी, इनका एक एक इफेक्ट लिया है, वो लिख दिया। अब जो मैंने निकाला ऊपर ये एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 4,500। अब इसके दो इफेक्ट आएंगे। दो इफेक्ट क्या आएंगे? बाय द वे, इसको आउटस्टैंडिंग की जगह अगर करेक्ट वर्ड बोलूं तो अक्रूड बोलना चाहिए, तो मैं अक्रूड लिख देता हूँ, इंटरेस्ट अक्रूड। क्योंकि इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है यहाँ पे? इनकम, ठीक है? तो अक्रूड इनकम कहाँ पे आता है? अब आपको ये पता होना चाहिए। अक्रूड इनकम हमारा यहाँ पे आता है एसेट साइड पे। अक्रूड इनकम, हमें कुछ इनकम ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक मिली नहीं है, तो हमारा एसेट हो गया। तो कितना? 4,500। ये एफडी के अंदर ऐड करके इनर कॉलम में और भी दिखा सकते थे और आउटर कॉलम में सीधा 1,84,500 ऐसे भी दिखा सकते थे। एक ही बात। एक इफेक्ट इसका ये आ गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? आपको मैंने बताया था कि इंटरेस्ट इस केस में अभी क्या है? इनकम। तो इनकम के ऊपर रूल क्या लगता है? प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट 4,500, यहाँ आ गया 9,000। तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो आइटम एडजस्टमेंट की थी उसके दो इफेक्ट हो गए और जो आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ रही थी उसका एक इफेक्ट हुआ।
क्लियर है? तो मुझे प्लीज क्लियर बताओ कि किस किस को ये क्लियर हुआ, थम्स अप करके, और जिसको क्लियर नहीं है प्लीज हैंड रेज करो ताकि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं। वेरी गुड, ओके फाइन। गोमा मैं आपके पास आता हूँ अभी दोबारा। ओके वेरी गुड, तो मोस्ट ऑफ देम आई थिंक सबको क्लियर है। हाँ जी गोमा बताओ आप क्या कह रहे थे? तो मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने भी ये सेम करा है, बट अगर मैंने जो 47th क्वेश्चन अपना वापस से चेक करा तो मुझे कृतिका ने भेजा, तो उसमें अगर मैं फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट ये वाला ऐड करती हूँ जो हमने रिसीव करा है, तब मेरी बैलेंस शीट मैच कर रही है। सॉरी तो दोबारा वो बोलो, हमें एफडी। मुझे समझ नहीं आया, सॉरी सॉरी गोमा, मैं बीच में रोक रहा हूँ, दोबारा से बोलो। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हाँ, हमने एफडी, पहले हमने एफडी को एसेट साइड पे दिखाया। यहाँ तक तो आपने भी यही करा है। यस सर। ठीक है सर मैंने आगे। यही सेम करा है जो हाँ आपने बैलेंस शीट में करा है, एकदम मैंने सेम ऐसे ही करा है, बट हाँ मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। हाँ, और तो यही कुछ सेम प्रॉब्लम मेरी 47th क्वेश्चन में भी आ रही थी। कोई बात नहीं ना, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आप मेरे को भेजो अपनी बैलेंस शीट, तो दोनों सर आंसर्स भेजो। हाँ तो सर मैंने अपना जब कृतिका ने मुझे आंसर भेजा तो मैंने चेक करा, हाँ, तो मैंने 47th क्वेश्चन में फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट ऐड नहीं करा था और मेरा उतना ही डिफरेंस आ रहा था। तो तो आप मैंने जब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक ऐड सेकंड एक करा। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप एफडी में इंटरेस्ट ऐड करो या अलग से दिखाओ बैलेंस शीट में, बात एक ही है। आपने क्या अलग से दिखाया था बैलेंस शीट में? सर मैंने नहीं दिखाया था, मैंने वो हाँ इंटरेस्ट नहीं क्योंकि तो आएगा ना वो, क्योंकि आपका वो आपका देखो ड्यू हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। सर कोई नहीं, मैं आपको बाद में कॉल करके बताती नहीं हूँ नहीं कि नहीं नहीं, मेरी समझ ले समझ ले बातें समझ लग ले, रही हैं। पहले पहले इस वाले क्वेश्चन की बात कर। 47 पे मत जा अभी, क्योंकि हम बार बार इधर से उधर जंप करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं, पहले इसकी बात करते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी क्लैरिटी आ जाएगी। 49th क्वेश्चन में बताइए इस वाले में क्या प्रॉब्लम हुआ। सर मेरे इस वाले में जो डिफरेंस आ रहा है वो इतना हम्म, ही आ रहा है 4500 का, ठीक और है। मतलब मैंने एक्रूड इनकम भी दिखाई है और मैंने फिक्स डिपॉजिट भी दिखाया है। हम्म, तो मतलब कि मेरा जो इंटरेस्ट जो हमें रिसीव हो गया उसका डिफरेंस आ रहा है मेरे में, तो मेरे को एक बार फिर तो फोटो वो खींच भी के ऐड भेज। होगा। नहीं नहीं, तो मुझे फोटो ओके खींच के सर। भेज। अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही किया है और आपका 4500 का डिफरेंस आ रहा है तो लेट मी सी किस वजह से आ रहा है, ठीक है? ओके सर। हाँ मुझे दोनों क्वेश्चंस की भेज दे एक बार फोटो खींच के, और मैं देख भी लेता हूँ किस तरीके से किया है, ताकि अगर कोई प्रेजेंटेशन का भी पॉइंट होगा तो वो भी बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो फिर आगे चलते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से है, ठीक है? 49th में कोई और डाउट किसी का, जल्दी से, फास्ट, वेरी फास्ट, किसी और का कोई डाउट प्लीज रेज योर हैंड। आई कैन सी तनिष्का, यस। सर सरप्लस मतलब आंसर से मैच नहीं कर रहा है, अलग आ रहा था। तो ये तो मैंने आपको बोला है ना, आप लोग मेरे को भेजते क्यों नहीं हो भाई? मैं ऐसे सर कैसे बताऊंगा? भेज मुझे एक चीज दूंगी। बताओ, नहीं नहीं एक सेकंड एक सेकंड, सर मैंने किया ही अभी है ना क्लास से जस्ट पहले। हाँ नहीं सर, मैंने कल करा था रात में। तो यार अगर मैच नहीं हो रहा होता आंसर, मैंने तो आपको कितनी बार बताया मुझे फोटो खींच के भेजा करो भाई। मैं क्लास से यस पहले सर। देख के आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा ना, नहीं तो अब इस समय कैसे देखूंगा ये बताओ? इस समय तो देखना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना? तो यस जिसके भी आंसर मैच नहीं हो रहे, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ भाई, आपको मेरे को आपको पता होना चाहिए, फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। फोटो खींच के भेजो। हर बार करता तो हूँ, फिर क्यों यस ऐसे सर। कर रहे हो? हाँ भूल गए हो, 11th में करते थे सर, याद नहीं 12th में। तो प्लीज अपने आंसर की फोटो खींच के भेजो, ठीक है? और लेट मी लुक इनटू इट कि यस सर। आपने कहाँ गलत किया है, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगर सॉर्ट नहीं होगा व्हाट्सएप पे तो फिर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। चलो 50th क्वेश्चन का कोई डाउट? हाँ जी 50th क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट प्लीज रेज योर हैंड, जिन्होंने किया सर ऑब्वियसली वो सबके। 49th में है। 49th में रह गया अभी, बताओ। सर जो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है हाँ उसका 37,000 है, तो हम हाँ, खाली इनकम एक्सपेंडिचर में टू लॉ से दिखाएंगे ना, अगेन और दो तो कुछ चीजें। और नहीं आएगा। नहीं नहीं बेटा, इसके दो पार्ट्स होंगे, मैं बताता हूँ, देखो इसको भी समझ लो। यही रब करके दिखा देता हूँ इसको, रुको जरा। बेटा इसके दो पार्ट्स होंगे, ठीक है? आप मेरे से वो सारी छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हो जो चीजें मैं आगे अलग से कराऊंगा, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा तो आपको वहाँ पे इजी हो जाएगा। देखो चलो सब लोग ध्यान से देखो। हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर रिसिप्ट साइड पे देखोगे तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आपको दिखाई देगा, और उसमें बुक वैल्यू लिखी है 50,000 और बाहर लिखा है 37,000, ठीक है? अगर आप ध्यान से समझो, हमने क्या बोला था कि जो भी आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट में होती है उसका एक ही इफेक्ट होना चाहिए, ये बोला था बेटा। यस सर। हाँ अभी भी देखना एक ही इफेक्ट होगा, पर मैं अब इस आइटम के दो टुकड़े कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहले मैं यहाँ आपको दो टुकड़े करके दिखा रहा हूँ, साइड में यहाँ लिख देता हूँ। देखो जो 37,000 रुपीज है, ठीक है, दिस इज योर सेल वैल्यू,
इसके दो टुकड़े कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसमें से बुक वैल्यू कितनी है, तो बुक वैल्यू आपको दे रखी है 50,000, ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस कितना है, तो जरा मुझे बताओ क्या है इस केस में, लॉस लॉस है है प्रॉफिट है? 13,000 का सर, लॉस 13,000 है। का लॉस हो गया तो ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने इसी चीज के दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब 50,000 का ट्रीटमेंट अलग होगा। 50,000 का ट्रीटमेंट क्या होगा, रिड्यूस्ड फ्रॉम, कौन सा था भाई, फर्नीचर, रिड्यूस्ड फ्रॉम यस सर। फर्नीचर। और इसका ट्रीटमेंट अलग होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, लॉस है तो लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। डेबिट। तो दो अलग अलग दो टुकड़े कर दिए मैंने, ठीक है, दो इफेक्ट नहीं है ये, एक ही चीज के दो टुकड़े कर दिए, 50,000 अलग और 30,000 अलग। तो इफेक्टिवली तो मैं 37,000 का एक ही इफेक्ट ले रहा हूँ ना, आप समझोगे तो, ठीक है, यस सर। क्लियर है। तो इस तरीके से तो आप एक्सपेंस में तो लेगा उसको, लॉस तो दिखा दिया, लेकिन ये रिड्यूस भी तो होगा फर्नीचर में से 50,000, आपका 50,000 का फर्नीचर कम हो गया ना बेटा, यस सर। ठीक है। हाँ जी, और कोई डाउट? नो सर। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैंने एक काम करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों के साथ ना मैं चाहूंगा कि एक बार जो, एक सेकेंड रुकते हैं, जो आपको मैंने नोट्स दिए एक बार वो निकाल लो प्लीज, जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए वो निकाल लो एक बार ना, ब्रॉडली कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के आइटम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, एंड हाँ जी, तो मैं आप लोगों के साथ ब्रॉडली डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या कैपिटल नेचर के आइटम है और क्या क्या रेवेन्यू नेचर के। आपको ऑलरेडी ये चीजें अभी तक समझ में आ गई होंगी, लेकिन जहां भी दिक्कत होती है प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है। जैसे ही मैं अभी डिस्कस करूंगा कहीं भी प्रॉब्लम आएगा प्लीज रेज योर हैंड। तो अगर आप ध्यान से देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट सबसे पहले शुरू होता है आपका, आता है कैश या बैंक, ठीक है। कैश या बैंक तो आपको मैंने बता दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। फिर अगली बात आती है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन हमेशा रेवेन्यू है, वो कभी कैपिटल नेचर का नहीं हो सकता, और इसका ट्रीटमेंट हमने पूरा अलग तरीके से सीखा है। सबसे पहले टोटल सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस करके करेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल वही सारी चीजें करेंगे। अब आती है बात डोनेशन। अब आप डोनेशन देख रहे हो तो दो तरह की है, डोनेशन जनरल और डोनेशन स्पेसिफिक, क्लियर है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ डोनेशन, ठीक है, तो हम उसको जनरल डोनेशन मान के चलते हैं, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफिक मेंशन है ही नहीं कि भैया ये किस पर्पस के लिए डोनेशन है, तो जनरल डोनेशन, ठीक है। तो जनरल डोनेशन कहाँ जाती है, वो आपकी रेवेन्यू नेचर की होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाती है। लेकिन अगर स्पेसिफिक नेचर की डोनेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर मैच, किसी एक पर्पस के लिए डोनेशन मिल रही है, देन इट गोज टू, तो हमारा कौन सा वो लग जाता है, आपको याद होगा मैंने बताया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग लग जाती है, और वो कहाँ चली जाती है फिर बैलेंस शीट में। तो हम इसको कैपिटल नेचर की मानते हैं और तब इसको बैलेंस शीट में ले जाते हैं, अलग से एक फंड बना देते हैं, क्लियर। सेम सेम ट्रीटमेंट जैसे देखो डोनेशन का हो रहा है, उसी तरीके से सेम ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ग्रांट का भी होता है। दो तरह की हो सकती है, या तो जनरल या स्पेसिफिक, दो तरह की गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है। अगेन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं है कि जनरल नेचर की है या स्पेसिफिक है, तो हम जनरल लेके चलते हैं, और अगर जनरल है तो कहाँ जाएगी, फिर तो रेवेन्यू नेचर की है। लेकिन अगर स्पेसिफिक है तो कहाँ जाएगी, तो फिर अगेन इसको कैपिटलाइज करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अब बात आती है एंट्रेंस फीस। मैं अभी बता चुका हूँ इसके ऊपर झगड़ा आने वाला है इस साल में, लेकिन अभी फिलहाल फॉर द टाइमिंग हम इसको रेवेन्यू नेचर की लेके चलेंगे, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, ये भी मैं अभी बता चुका हूँ कि इसको हम क्या लेते हैं, कैपिटल नेचर का, और इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाते हैं, या तो इसको अलग से दिखाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में, या आप इसको कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं। बात आती है इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी इनकम हो रही है, इन्वेस्टमेंट हमने की थी उस पर कोई इनकम हो रही है, तो वो तो रेवेन्यू नेचर की इनकम होगी, आपको रेगुलरली मिलेगी, तो वो कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसी तरह और इनकम क्या हो सकती है, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया था तो वो भी रेवेन्यू नेचर की इनकम एक्सपेंडिचर। इसी तरह अगर कोई मैंने किराए पे चढ़ा दिया था कुछ बिल्डिंग, तो उससे जो इनकम हो रही है वो भी रेवेन्यू नेचर की इनकम। तो ये सारी कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बात आती है लेगेसीज। अगेन लेगेसीज में भी इस साल फिर से दोबारा पंगा आएगा, तो लेट्स सी अगर कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाती है, ठीक है। तो लेगेसीज में भी दो पार्ट हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर की, जनरल या स्पेसिफिक, ठीक है। अगर जनरल होती है तो वो रेवेन्यू नेचर की होती है, और अगर स्पेसिफिक होती है तो वो कैपिटल नेचर की होती है, क्लियर है। एंडोमेंट फंड ये कैपिटल नेचर का होता है। एंडोमेंट फंड मैंने समझाया था क्या होता है, कि आपको पैसा मिला, आपको वो खर्च नहीं करना, आपको अलाउड नहीं है खर्च करना, उसको कहीं इन्वेस्ट करके रखोगे, उससे जो रेगुलर इनकम होगी सिर्फ उसी को खर्च कर सकते हो। तो ये तो आपको जो पैसा मिला है खर्च कर ही नहीं सकते, तो कैपिटल नेचर का, ठीक है। तो इसको सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाते हैं।
ठीक है। फिर है रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, यानी कोई फंड ऑलरेडी बना हुआ है, उससे रिलेटेड कोई रिसिप्ट हो रही है, जैसे टूर्नामेंट फंड ऑलरेडी बना हुआ है। अब अगर आपको कोई सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स है, अगर इससे पैसे मिल रहे हैं, तो अब वो आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है, अब उसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं ले जा सकते, फंड बेस्ड अकाउंटिंग लगाओगे, क्या माना जाएगा वो कैपिटल नेचर की इनकम, आप सीधा फंड में ही ऐड कर दोगे। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या लिखा है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आपके लिए खर्चा है, एसेट नहीं है, एक्सपेंस है। मैंने पहले भी बताया था, न्यूज़पेपर आप हर महीने न्यूज़पेपर के लिए पेमेंट करते हो, क्लियर है, या साल का एक साथ भी करते हो तो हर साल ही उसकी पेमेंट होती है, तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। तो जब आप इसको बेचते हो, जब रद्दी बेचते हो, तो वो भी रेवेन्यू नेचर का ही इनकम माना जाता है, तो इसलिए ये कहाँ आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, दोनों में फर्क है। नीचे लिखा है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट दोनों बहुत फर्क है। ऊपर जो था न्यूज़पेपर वो एक्सपेंस वाली आइटम थी, जिसको अब बेचने से जो भी मिला वो इनकम हो गई। लेकिन नीचे जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगला स्टेप जो अगली आइटम पढ़ रहा हूँ, इट इज फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट, एसेट बोल रहा हूँ, तो अगर मैं एसेट बेचूंगा तो इसमें से मुझे दो पार्ट करने पड़ेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया, अभी गोमा ने जो एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसमें करके दिखाया था, दो पार्ट करके दिखाए थे। जो भी एसेट आप बेचते हो उसके दो पार्ट करते हो, कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट या लॉस कितना है। फिर से बोल रहा हूँ, कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट या लॉस कितना है। क्लियर है। तो जब मैं ये दो पार्ट करता हूं, तो जो कॉस्ट होती है वो तो मेरी एसेट में से माइनस हो जाती है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये फर्क ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर, सेल ऑफ न्यूज़पेपर पूरा का पूरा अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन सेल ऑफ एसेट में दो पार्ट्स करोगे, कॉस्ट अलग और प्रॉफिट या लॉस। अब अगला आता है सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता था, कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम बेचते थे तो याद करो वही वाला आपका कंज्यूमेबल का आखिरी वाला केस, कंज्यूमेबल का लास्ट वाला केस, जिसमें सेल होता था तो क्या करते थे, तो जो बुक वैल्यू होती थी, जिसपे जो आइटम आपने बेची है बुक वैल्यू, तो कंज्यूमेबल का माइनस प्लस प्लस माइनस में से माइनस कर देते थे, और प्रॉफिट या लॉस आप अलग से इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते थे। बिल्कुल वही वाली सेम चीज यहाँ पे। अगर कोई आपने लोन लिया है ड्यूरिंग द ईयर, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल नेचर का है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपका लायबिलिटी साइड पे आएगा। ठीक है। हाँ, डोनेशन फॉर गवर्नर पार्टी, भैया इसको अभी फिलहाल छोड़ के चलेंगे, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। ये थोड़ा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, अलग से समझिए। ठीक है। इसके बाद आता है बैलेंस सीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तो आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। जो बैलेंस सीडी होता है आपको पता ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो मुझे ये बताओ, अभी मैंने आपके साथ जल्दी से रिसिप्ट साइड डिस्कस करी है, तो इसमें कोई डाउट, और अगर डाउट नहीं है तो प्लीज मुझे थम्स अप करके बताओ, और कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज भी ओपन अभी पूछो। कैपिटल और रेवेन्यू को लेके झगड़े होते हैं, डाउट आते हैं दिमाग में, तो अगर है तो प्लीज पूछो। हाँ जी, मुझे थम्स अप दिख रहे हैं काफी सारे। हाँ जी, नेहा, सीमा, गरिमा, बेटा आप लोगों को क्लियर है, तनिष्का, माही एंड प्रेक्षा, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। तो आप लोगों को क्लियर है। आगे चलते हैं, तो फिर हम लोग चलते हैं पेमेंट साइड पे जल्दी से। तो अगर आप पेमेंट साइड पे देखोगे, तो इसमें भी अगर कोई बैंक का ओवरड्राफ्ट है ओपनिंग बैलेंस, तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाता है, ये तो सबको पता है। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी आइटम है। तो सैलरी भैया तो हर महीने पे करते हैं, रेवेन्यू नेचर। रेंट हर महीने पे करते हैं। पोस्टेज हर महीने नहीं तो रेगुलरली तो हम पे कर ही रहे होते हैं, तो दीज ऑल आर रेवेन्यू इन नेचर। ये सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस है, तो ये सारे कहाँ जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहाँ रुकते हैं, ऑनोरेरियम। तो कौन बताएगा मुझे ऑनोरेरियम क्या होता है? बाय द वे मैंने बताया हुआ है ये, तो रेज हैंड जिसको पता है ऑनोरेरियम क्या होता है। तनिष्का के सबसे पहले आया मुझे हैंड रेस। हाँ जी तनिष्का, क्या होता है बेटा ऑनोरेरियम? अगर सर किसी भी गेस्ट को बुलाते हैं, या फिर किसी लेक्चर के लिए किसी गेस्ट को बुलाते हैं बाहर से, तो उसके अगर ऑनर में कुछ देते हैं या फिर उसे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बट बस एक चीज और बताया, तो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लेक्चर के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो। वो मेरा एक एग्जांपल था। पॉइंट ये है, हाँ किसी भी सर। पर्पस के लिए बुलाते हो, अगर वो बंदा आता है, ठीक है, और क्योंकि वो आया है, आप उससे सर्विस ले रहे हो, बट सर्विस के लिए फीस नहीं दे रहे हो, तो आप उसको एज अ ऑनर कुछ इन रिटर्न ऑनर दे दो। कुछ देता है हाँ, तो। बट आप समझ गए, बिल्कुल ठीक बात है। तो आई होप बाकी सबको भी ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा है तो खर्चा ही भाई, ठीक है ना। तो हमारा खर्चा है, तो ये खर्चा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। इसी तरीके से आगे मैच एक्सपेंस। अब भाई प्लीज ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैच एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये सारे जो खर्चे हैं ना, प्लीज इनके लिए पहले देख लेना कोई फंड तो नहीं बना हुआ।
तो इसको आंख बंद करके नहीं लिख देना सर आपने लिखा हुआ मैच एक्सपेंस इनकम एक्सपेंडिचर, नहीं हम भी वही लिख देंगे। अरे नहीं भैया, अगर आपका फंड बना हुआ है ऑलरेडी या करंट ईयर में भी आपको डोनेशन मिली है, लेट से फंड नहीं भी था पुराना, ठीक है, लेकिन करंट ईयर में आपको मैच के लिए डोनेशन मिली है, डोनेशन फॉर मैच, तो ऐसे केस में करंट ईयर में फंड बनाओगे उसका, तो फिर अब ये मैच एक्सपेंस आपका इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, फिर ये कहाँ जाएगा, आप तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग लग गई तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। तो ये बात ध्यान से समझना, आंख बंद करके ये नहीं मैच एक्सपेंस, प्राइस एक्सपेंस या फिर टूर्नामेंट एक्सपेंस, इन सारे एक्सपेंसेस को उठा के डाल दिया इनकम एक्सपेंडिचर, नहीं, पहले चेक कर लिया करो इनसे रिलेटेड कोई फंड तो नहीं, अगर फंड है तो फिर तो ये कहाँ जाएंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग लग के बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इसी तरह बाकी अदरवाइज ये सारे आपके नॉर्मल एक्सपेंस है। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, देखो परचेज भी आ गया, तो परचेज ऑफ न्यूज़पेपर आपका एक्सपेंस है, ये एसेट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब ये ध्यान से देखेंगे भैया, अगर लिखा है बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, मैंने लास्ट टाइम समझाई थी ये वाली बात, तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा माना जाता है। पीरियोडिकल्स का मतलब ये होता है कि पीरियोडिकली जो हम चीजें खरीद रहे हैं, जो मैगजीन्स या बुक्स पीरियोडिकली मतलब या तो एनुअली या मंथली, कुछ इस तरीके से हम खरीद रहे हैं, तो ये रेगुलर खर्चा है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ बुक्स लिखा है तो हम मानते हैं हमने एसेट खरीदा है, बुक्स आर ट्रीटेड एज एसेट, बुक्स एंड पीरियोडिकल्स आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो इसीलिए बुक्स एंड पीरियोडिकल्स लिखा है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, अगर सिर्फ बुक्स है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाएगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल इज अ कंज्यूमेबल आइटम, तो आप कंज्यूमेबल का जो आपने रूल सीखा था माइनस प्लस प्लस माइनस वाला, वही लग जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने आपको शुरू में भी बोला था भैया, बहुत ध्यान से देखना, स्पोर्ट्स मटेरियल तो कंज्यूमेबल होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। तो अगर आप परचेज कर रहे हो, एसेट खरीद रहे हो, तो कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता। हाँ, इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो दिस इज एन एसेट आइटम, ठीक है। इसी तरह कोई अगर इन्वेस्टमेंट आप अगर खरीदते हो, कोई और फिक्स्ड एसेट जैसे कि बिल्डिंग या फर्नीचर खरीदते हो, तो ये भी कैपिटल नेचर की आइटम है, कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट, ठीक है। लोन रीपेड, आपने कोई लोन ले रखा था, जो जब लिया था तो